बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 24/9 में खुशामदीद। मैं हूँ अबूजर मौसम। मैं हूँ सीमल हाशमी। गुड मॉर्निंग अबूजर। मैंने सोचा कि आज आपकी ड्यूटी मैं निभा देती हूँ और सबको गुड मॉर्निंग कहती हूँ। तो जी, रमज़ान में 2 या 3 दिन ही रह गए हैं और तैयारियाँ तो सारी चल ही रही हैं, लेकिन कोशिशें ये भी करनी है कि रमज़ान में हम ज़्यादा ईजी ना हो जाएं। जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी उसको फॉलो करना होगा, क्योंकि अब केसेस की तादाद भी एस्केलेट कर रही है और बढ़ती जा रही है। टेस्ट कैपेसिटी भी ऑब्वियसली बढ़ गई है, जिसकी वजह से नंबर्स भी ज्यादा आ रहे हैं। लेकिन कल जो एक अलार्मिंग खबर इसलिए अलार्मिंग भी थी कि एक बड़ा नाम भी था और समाजी रहनुमा भी हैं, फैसल ईदी, जिनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया और रिसेंटली अभी वो वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद भी आए थे, तो बहुत से सवाल भी खड़े हो गए, बहुत सी चीज़ें भी वाज़ेह हो रही थी कि अब टेस्ट होगा और बहुत से लोगों का टेस्ट भी होगा। और आज वज़ीर आज़म इमरान खान का भी कोरोना टेस्ट जो है वो लिया जाएगा, क्योंकि आज रिपोर्ट भी आ जाएगी और उम्मीद हम यही करते हैं कि बेहतरी की तरफ ही रिपोर्ट्स आएँ और अब जिस तरह से रिकवरीज़ के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, इसी तरह रिकवरीज भी ज़्यादा हों। साथ साथ ये भी वज़ीर आज़म ने कल कहा है कौम से खिताब करते हुए कि 15 मई तक अगर मज़ीद केसेस बढ़ गए तो फिर हमें मज़ीद लॉकडाउन सख्त करना पड़ेगा, मसाजिद बंद करनी पड़ेंगी। तो इसीलिए एक ही अभी तक बात है कि लॉकडाउन अभी जो है उसको भी फॉलो करें, एहतियात करें अपने तौर पर। बिल्कुल सही। और अगर वज़ीर आज़म इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि 15 मई तक या पीक आ सकता है कोरोना का या केसेस बढ़ सकते हैं, तो इसका मतलब वो ओवरऑल सिचुएशन को देखते हुए बात कर रहे हैं एंड वी शुड टेक इट सीरियसली। एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड, टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं और देखते हैं आज प्रोग्राम का हिस्सा कौन कौन सी खबरें होंगी। शुगर और आटा रिपोर्ट के बाद पावर स्कैंडल बारे रिपोर्ट पब्लिक करने का फैसला। वज़ीर आज़म क्या इन माफियाज को नकेल डाल सकेंगे? पूरी कौम का इंतजार। कोरोना के खौफ के बाइस अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ नैब के सामने पेशी से इंकारी, जबकि नून लीग असेंबली इजलास बुलाने पर मंसूर। पाकिस्तान में कोरोना ने 209 जानें ले ली, 9,739 मरीज, 2,073 लोगों ने कोरोना को शिकस्त दी। रमजान में घरों में इबादत करें, अगर कोरोना फैला तो मसाजिद बंद करना पड़ेंगी, वज़ीर आज़म इमरान खान का इंतबाह। फैसल ईदी से मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म का कोरोना टेस्ट किया गया। शौकत खानम लेबॉर्ट्री आज रिपोर्ट जारी करेगी। पाकिस्तान में 15 मई से कोरोना पीक पकड़ेगा, हमको तैयार रहना है, वज़ीर आज़म का खदशा। काबीना ने क्लोराक्विन बरामद करने की मंजूरी दे दी। मुल्क में 3 माह के लिए क्लोराक्विन वाफर मिकदार में मौजूद होगी, इजाफी बरामद की जाएगी। कोरोना ने दुनिया में पेट्रोलियम मसनूआत को टका टोकरी कर दिया। ऑयल जखीरा करने वाली कंपनी खरीदारों की मिन्नतें करने लगी। तो जैसे कि हमारी टॉप स्टोरी आज यकीनी तौर पर वही है जिसकी बात गुज़िश्ता शाम से हो रही है। आईपीपीज़ और साथ साथ जो पावर सेक्टर का बहरान नज़र आया कि किस तरह से बहरान है कि बहुत ज़्यादा सीमल फ़ायदा उठाया गया। अगर 15% एक्सपेक्टेड प्रॉफिट था तो 50 to 60% प्रॉफिट, जिससे 350 अरब रुपया ज़्यादा प्रॉफिट लिया गया। तो इसकी अब कमीशन बनाएगी, रिपोर्ट बनेगी और मंजर आम पर आएंगे। प्रॉफिट तो ले लिया जिन्होंने लेना था, खा भी लिया, असल हक़ाइक़ थे क्या, उसके लिए इंक्वायरी कमेटी बनाई गई और फिर इंक्वायरी रिपोर्ट मुरतब की गई। और पिछली दफ़ा जब आटा शुगर रिपोर्ट मंजर आम पर आई थी तो ये भी बात की जा रही थी कि गवर्नमेंट ने रिपोर्ट शाया नहीं करनी थी या पब्लिक नहीं करनी थी, लेकिन वो एक टीवी चैनल के पास आ गई और उसके बाद वो पब्लिक हो गई। लेकिन अब उन्होंने पहले से ही ये मैकेनिज्म तय कर लिया कि हम
हम बाकायदा मंजूरी के साथ इस पूरे स्कैंडल की जो भी रिपोर्ट है उसको पब्लिक करेंगे। और ये मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने इंक्वायरी रिपोर्ट पर कमीशन बनाने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये तमाम इंक्वायरी रिपोर्ट्स जो सामने आ रही हैं और इन रिपोर्ट्स में जितने भी मुलव्वस लोग हैं, क्या गवर्नमेंट और खासतौर पर वज़ीर-ए-आज़म उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकेंगे? क्योंकि बहुत से ऐसे नाम भी हैं जो इन दोनों रिपोर्ट्स में कॉमन भी हैं। बहुत ज़्यादा नाम ऐसे भी हैं जो कि अभी भी वजारतों में हैं और ये पहले भी वजारतों में रहे हैं। 1994 से लेकर अब तक का ये पावर स्कैंडल है जिसमें बहुत से ज़्यादा फ़ायदे उठाए गए हैं, जिसमें कौमी ख़जाने को 4000 अरब रुपए तक का नुकसान पहुंचा है। और ये मुख्तलिफ हुकूमतों में होता रहा, मुख्तलिफ लोगों के दौरे हुकूमत में 1994 से शुरू हों और अब 2020 आ चुका है। तो अब तक जिस तरह से 4000 अरब रुपया डिवाइड करें आप, हर साल आवाम के पैसे जो हैं वो उठाए गए हैं। साथ अगर आप ये देखें कि जो प्रॉफिट जो रेशो है वो इतनी ज़्यादा है कि जो कॉस्ट थी उससे कितने ज़्यादा गुना 50% आप हर महीने प्रॉफिट कमा रहे हैं। और आपने जो कॉस्ट बताई थी इसमें कि अगर आपके 10 रुपये लग रहे हैं तो आपने गवर्नमेंट के खातों में 50 रुपये डाल दिए। वहीं और से आप देखिए मतलब इसके बाद फिर बहुत से सवाल ये भी खड़े होते हैं कि आप प्रॉफिट कमाते रहे और 3 से 4 माह बाद एक ऐसी रिपोर्ट आती रही हर साल ही जिसमें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में आप आवाम से और पैसे निकलवाते रहे कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। मतलब वो गवर्नमेंट के ऊपर आपने ये पिक्चराइज कर दिया कि हमारे पास पैसे नहीं है और हमारी लागत बहुत ज़्यादा है। असल में जो हकायक अब सामने आ रहे हैं, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्या ये रिपोर्ट जो बनती है फिर जो कमीशन बनेगा, या फिर एक और भी ऑप्शन है इसमें, कमीशन ना बने और ये वॉलंटरली ऑफर कर दें ये कंपनीज कि हम लोग आपको वापस दे देते हैं। और मेरे ख्याल से उसका एक फायदा और एक बेनिफिट हमेशा रहता है। ऐसा हुआ नहीं है। हाँ, यहाँ पे कभी ऐसे हुआ नहीं है। बहरहाल जी, इस रिपोर्ट के बाद भी एक और स्टेप होगा जिसमें फोरेंसिक कराया जाएगा, मजीद तहकीकात भी होंगी, लेकिन फिलहाल जो इनिशियल रिपोर्ट है उसको पब्लिक किया जाएगा। अभी तक आटा और शुगर रिपोर्ट पब्लिक तो हुई है, फोरेंसिक होना है और 25 अप्रैल भी दूर नहीं है जब बाकायदा कहा था कि फोरेंसिक रिपोर्ट भी हो जाएगी। फिर देखेंगे उनके बारे में क्या करना है। पावर सेक्टर की रिपोर्ट भी आ जाए मंजर आम पर, उसके बाद देखेंगे कि फोरेंसिक में कितना टाइम लगता है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सलीम बुखारी साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। सलीम बुखारी साहब, क्या कहेंगे आप? चीनी और आटे के बाद अब पावर सेक्टर का माफिया भी सामने आ गया है। कुछ अरकान गवर्नमेंट में शामिल भी हैं, क्या कहेंगे आप? कुछ खिलाफ उनके हो पाएगा? कुछ नकेल डालेंगे वज़ीर आज़म उनके खिलाफ? मेरे ख्याल से इसका फैसला तो सिर्फ इसी सूरत में किया जा सकता है सिमल के जो ट्रैक रिकॉर्ड है इस हुकूमत का, उससे तो मुझे नहीं ऐसा लगता कि इसके ऊपर कोई एक्शन जो है वो लिया जाएगा। आप ज़रा देख लीजिए, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीर तरीन को डिस्क्वालीफाई किया कि वो सादिक और अमीन नहीं रहे बिकॉज ऑफ हिज करप्शन। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि वो ना सिर्फ फेडरल कैबिनेट जो है उसकी मीटिंग में विराजमान रहे, बल्कि बकौल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान वो एग्रीकल्चर पॉलिसी बना रहे थे और आजकल वो एहसास प्रोग्राम के चेक तकसीम कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद आटे और चीनी का बहरान आया, उसमें हमने देखा कि इल्ज़ामात नहीं थे, उसमें तो हुकूमत के अहम कारिंदों पर चार्जशीट जो है वो तश्कील दी गई, मुरतब की गई। मगर इसके बावजूद भी इमरान खान साहब ने बजाय उस पर एक्शन लेने के उसको जो FIA के सुपुर्द करने का फ़ैसला किया। और उससे पहले जो वाजिद ज़िया साहब थे, उनके मनपसंद इंस्पेक्टर जनरल पुलिस रेलवे, उनको उन्होंने DG लगाया FIA का ट्रांसफ़र करके, और उसके बाद वो रिपोर्ट उनको भेजी कि वो रिव्यू करें इसको। जब वाजिद ज़िया साहब के भी बस में नहीं था, क्योंकि वो मलबा इतना खौफनाक है और इतनी डीप इन्वॉल्वमेंट है हुकूमती कारिंदों की, चाहे वो खुसरो बख्तियार हैं, चाहे वो जहांगीर तरीन हैं, या वो दीगर लोग हैं, रज़ाक दाऊद साहब हैं उसमें, कि वो FIA ने भी फिर उनके ऊपर वो चार्जशीट बरकरार रखी। तब इमरान खान साहब ने तीसरा फैसला किया और उसको फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिया। अभी वो रिपोर्ट आई नहीं है, लेकिन खदशा ये है और लग भी ये रहा है कि शायद वो भी उन अफराद पर से, उन हुकूमती एहलकारों पर से ये मलबा हटाने में कामयाब नहीं होगी। तो अचानक नैब को होश आ गया, वो ख्वाब खरगोश से जाग पड़ी और उसने कहा नहीं, इस मामले को अब हम देखेंगे। इसका मतलब ये है कि ड्राई क्लीनिंग के 3 प्रोसेस मुकम्मल हो चुके हैं, चौथा जो है वो फिर नैब करेगी, और वो कब करेगी, कितना अरसा लेगी, उस वक्त तक लोग भूल भुला गए होंगे, इसलिए कि कोरोना की तबाहकारियाँ अपनी ज़्यादा हैं। तो मुझे तो किसी भी इकदाम से हुकूमत के ये नहीं लगता कि वो अपने इन एहलकारों, चाहे वो वजीर हैं, चाहे वो मशीर हैं, चाहे वो मामले खसूसी हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन लेगी। ठीक है बुखारी साहब, जैसे आप जिक्र भी कर रहे हैं, नैब ने चीनी स्कैंडल के हवाले से तहकीकात का ऐलान कर दिया है। जब पावर सेक्टर की रिपोर्ट आएगी तब देखेंगे, लेकिन अभी जो कि चीनी स्कैंडल है और नैब उसकी तहकीकात करने जा रहा है, नून लीग इसकी क्यों मुखालफत कर रही है? इसकी मुखालफत करने की वजह समझ में आती है, इसलिए कि मुस्लिम लीग नून भी ये समझती है और एक आम आदमी भी ये समझता है कि उस बहरान में जो रिपोर्ट्स 2 आ चुकी हैं अब तक, उसमें वाज़ेह तौर पर चार्जशीट है लोगों के खिलाफ।
जिन्होंने अंधी मचा रखी थी, जिन्होंने बेपनाह सब्सिडीज के हवाले से, फिर चीनी की कीमतों में इजाफे के हवाले से, फिर जाली एक्सपोर्ट के, फिर जाली इंपोर्ट के हवाले से जो लूट मार मचा रखी थी, उसके ऊपर मजीद किसी इन्वेस्टिगेशन की तो ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए थी। उसके बाद FIA ने भी वेट कर दिया उसको, उसने भी उसी तरह बरकरार रखा उसको। अब वो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए गई हुई है, उनकी भी मेरे ख्याल है बस में नहीं है, क्योंकि मलबा इतना खौफनाक है कि उसको धोया नहीं जा सकता। तो अब नैब जाग गई है अचानक, उसने कहा नहीं हम करेंगे। तो ये पाँचवीं कोशिश, चौथी कोशिश जो है, ये भी पता नहीं कामयाब होती है नहीं होती है, लेकिन हमें उम्मीद नहीं है किसी सूरत भी कि उनके खिलाफ कोई एक्शन होगा। मैं समझता हूँ मुस्लिम लीग नून ने ठीक किया है ये इसकी मुखालफत करके कि हम इसकी मजीद किसी इन्वेस्टिगेशन की मुहम्मल नहीं हो सकते, सिर्फ जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। सलीम बुखारी साहब, आपने सही कहा, लेकिन आई वांटेड टू मेक श्योर कि हर स्टेप को फॉलो किया जाए। पहले ऑडिट रिपोर्ट हो, इंक्वायरी रिपोर्ट हो, फोरेंसिक हो, और उसके बाद डिसीजन लिया जाए। और ऐसा ही अब पावर सेक्टर की रिपोर्ट के साथ भी होगा। मतलब ये खदशा और ये इंडिकेशन जो है वो नजर आ रहा है कि इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक करने की तो मंजूरी दे दी है, काबीना ने भी, वज़ीर आज़म ने अब कमीशन भी बना दिया है। लेकिन आपको क्या लगता है कि कमीशन जब अपनी फाइंडिंग्स लाएगा, फिर फोरेंसिक होगा, फिर नैब उसको टेकअप करेगा, या नैब अभी भी टेकअप कर सकता है? क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट बहरहाल एक इंपॉर्टेंस तो रखती है। देखिए, गुजारिश ये है कि ना तो चीनी आटा बहरान था जो उसकी रिपोर्ट शाया करके हुकूमत ने कोई एहसान किया हमारे माँ बाप पर या आवाम के माँ बाप पर, ना ही ये रिपोर्ट शाया करके कोई एहसान करेंगे, इसलिए कि दोनों ही रिपोर्ट्स लीक हुई हैं। पहले वाली भी लीक हुई थी तो अचानक हुकूमत को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ी और उन्होंने कहा कि जी हम इसको पब्लिश कर रहे हैं। यही अब हुआ है। अब भी रिपोर्ट इसी तरह से लीक हो गई है और हुकूमत ने ऐलान किया कि वो हम उसको पब्लिक करेंगे। तो मैं नहीं समझता कि कोई इस कौम के साथ कोई फेवर है। दूसरी बात यह है कि नैब चूँकि हमेशा से हुकूमती टूल की हैसियत इसकी रही है और इल्ज़ाम भी लगाया जाता है तमाम बड़ी जमातों, सियासी जमातों की तरफ से, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, कि ये तो जी हुकूमती टूल है एक सियासी इंतकाम लेने के लिए। तो नैब से भी कोई बहुत ज़्यादा तवक्को रखना जो है वो बिल्कुल बेमानी है, इसलिए कि उन्हें तमाम तर खराबी अपोजिशन के और सबका हुकूमतों के जो एहलकार थे उनके खिलाफ नज़र आती है। उन्हीं हुकूमतों के जो एहलकार थे जो इस वक्त PTI में शामिल होकर हुकूमत का हिस्सा है, उनके खिलाफ उनको कुछ नज़र नहीं आता। उन्हें तो बड़े बड़े मेगा स्कैंडल नहीं नज़र आते, उन्हें मालूम जब्बा नज़र नहीं आता, उन्हें BRT जो मनसूबा है जिसमें खुद उस सूबे की जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है उन्होंने कहा कि बड़ी धांधली हुई है, उस पर भी कोई एक्शन नहीं है। फिर जिस मुल्क का इक़्तिसादी इदारे का सरबराह ये कहता हो कि अगर मैं हुकूमत पर हाथ डालूंगा तो ये 10 मिनट में गिर जाएगी, वो ये कहे कि जी मैं जो डिफेंस मिनिस्टर है उसको हाथ डालूंगा तो हालात में कोलैप्स हो जाएंगे। तो ऐसी वन आइड नैब जो है उससे क्या तवक्को रखी जा सकती है? तो मैं तो इस हवाले से आपने वजह फरमाया कि तमाम मामला जो हैं वो काफ़ी कुन हैं, लेकिन ये जो अब इंक्वायरी रिपोर्ट है पावर सेक्टर की, ऑब्वियसली ये तमाम मामला जो है अभी का तो है नहीं, 1994 से अब तक चला आ रहा है। तो आपको लग रहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग को भी इसका खैर मकदम करना चाहिए, या फिर आपके ख्याल में ये ऐसा नहीं होने वाला? देखिए जो भी धांधली जहाँ भी हुई है, लूट मार जिसने भी की है, वो चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे नून है, चाहे PTI है, इन सबको कौम के सामने बयाना करना चाहिए, नंगा करना चाहिए, ताकि पता लगे लोगों को कि ये जो नुमाइंदे जो आपने इलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेजे हैं, या ये वो लोग जो वोट लेके आपके हुकूमत में आए हैं, वो किस तरह की लूट मार कर रहे हैं। इसके ऊपर पर्दा नहीं डालना चाहिए, इसके ऊपर तो खुल्लम खुल्ला लोगों को वाज़ेह तौर पर बताना चाहिए कि ये हैं वो यानी लुटेरे जिन्होंने इस कौम के सरमाए को लूटा है। ये सुबह से शाम तक पिछलों का बवेला मचाने वाले जो हैं वो अपना भी अब हिसाब देना, वो भी नंगे होते जा रहे हैं समाज में। बिल्कुल सही। अब सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे और इंक्वायरी रिपोर्ट के हवाले से, नैब के कंडक्ट के हवाले से वो बात कर रहे थे। और एक बात जो उन्होंने की कि नैब पोलिटिसाइज इदारा लगता है, उसके बारे में बहुत बातें होती हैं। टाइम टू टाइम उनके कंडक्ट से एक्चुअली ये फील होना शुरू हो जाता है कि ये कुछ ना कुछ तो बीच में किसी भी केस का रेफरेंस वो दायर नहीं कर पाए। बड़े केसेस, सारे हाई प्रोफाइल केसेस जितने भी थे, उनका जो है वो रेफरेंस दायर नहीं हुआ था। लेकिन दूसरी जाने अब ये जो रिपोर्ट आई है अब कमीशन ने बनाएगा, लेकिन एक बात इसमें पॉजिटिव ये है कि पहली बार नाम सामने आ रहे हैं, लोगों को मसला पता लग रहा है कि कहां पर किसने खाया था। अब उनके खिलाफ कार्रवाई हो या ना हो ये तो बात की बात है, लेकिन लोगों को एक दफा आवाम को पता लग जाएगा कि यहाँ पर सब घपले ये होते रहे, शुगर क्राइसिस हो, दूसरा आटा क्राइसिस हो, ये पावर सेक्टर हो, बिजली एमी महंगी नहीं हुई है, ऐसी जाती नहीं थी, उसकी पीछे कौन लोग थे। एक और पॉजिटिव बात भी आपने बिल्कुल सही कहा, एक तो नाम सामने आ रहे हैं और बहुत से नामों का ताल्लुक काबीना से, इस गवर्नमेंट से और इस गवर्नमेंट से रिलेटेड पार्टी से है।
उसके अलावा अब सर एक और चीज, जो पिछले सालों में इंक्वायरीज होती रही, कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक्चुअली रिपोर्ट कंडक्ट, मुझे तो लगता है रिपोर्ट ही कंडक्ट नहीं हुई, अदरवाइज होती तो वो शायद लीक भी हो जाती। लेकिन अब नहीं आई है, लेकिन ये एक अच्छी बात है, आवाम को सामने आना चाहिए सच। आइंदा शायद कुछ सालों में उनको सजाएं मिलेंगी, इसकी हम उम्मीद करते हैं। एनीवेज एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलेंगे। वेलकम बैक। और जिस तरह से सिचुएशन आपको अपडेट भी करनी है कोरोना के लेकर, उसमें सबसे बड़ी खबर कल एक ये भी थी कि समाजी रहनुमा फैसल ईदी साहब को गुज़िश्ता रोज़ कोरोना पॉजिटिव आया, जिसके बाद अब ये बात की जा रही है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है उनका भी टेस्ट हो चुका है और उनका भी आज रिजल्ट, आज रिपोर्ट आ जाएगी। शौकत खानम के जो CEO हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान, उन्होंने ये बताया। साथ ही साथ ईदी फाउंडेशन के जो सरबराह फैसल ईदी, जब वो कराची से इस्लामाबाद गए तब उनमें कोई सिम्टम्स नहीं थे और उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव तब नहीं आया था। इस्लामाबाद जाने के बाद कल बहुत सी ये अपडेट्स भी आ रही थी कि उनका जब टेस्ट हुआ तो वो पॉजिटिव आ गया और फिर ईदी के डॉक्टर्स ने उन्हें क्वारंटीन भेज दिया। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा था कि लास्ट उनकी जो मुलाकात हुई वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से ही हुई, जिसमें वो डोनेशन चेक जो है वो उनको देने गए थे। इसके अलावा एयरपोर्ट से लेकर PM हाउस तक जिन जिन लोगों से उनकी मुलाकात हुई, जहां जहां वो ठहरे, जहां पे भी वो रुके, जिससे भी मिले, उन सब के टेस्ट किए जाएंगे, क्योंकि ये जितना कंटेजन है बड़ी लंबी लिस्ट हो जाएगी। मैं खुद ये परेशान हो रही थी और अल्लाह करे जी रिपोर्ट्स ठीक आए, क्योंकि खुदा ना खास्ता उनमें से भी किसी एक का पॉजिटिव आ गया तो फिर उससे भी एक लिंक जो है, मीटिंग थी उसमें भी जो अफराद मौजूद थे उनको भी टेस्ट करवाना चाहिए। आई एम श्योर वहां पर प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जा रहा होगा, पूरा सैनिटाइजर्स मौजूद होंगे, तमाम SOPs फॉलो होंगे, लेकिन उस तस्वीर में ये भी देखा जा सकता है जिसमें वो जो तस्वीर उनकी सामने आई थी जब उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की, किसी ने मास्क नहीं पहना, मास्क भी नहीं पहना, ही वाज़न्ट वेयरिंग मास्क, हाथ में ग्लव्स भी नहीं थे। सो एनीवेज आज देखते हैं, रिपोर्ट सामने आ जाएगी कि सिचुएशन क्या होती है। उन्होंने एक वीडियो मैसेज, ट्वीट्स तो वो कर ही रहे हैं और बड़े पॉजिटिव ट्वीट्स भी कर रहे हैं। फैसल ईदी ने एक वीडियो मैसेज जो है वो भी भेजा है। फैसल ईदी जो हैं जो कि इस वक्त क्वारंटीन में हैं और उन्होंने ये कहा है कि मैं ठीक हूँ और मुस्बत टेस्ट तो आ चुका है, वो एक अलग मामला है, लेकिन अब एहतियात है, एहतियात करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी फैमिली चूँकि कराची में है तो वो भी एहतियातन अपना टेस्ट करवाएंगे, क्योंकि सभी को जो कि एक रिलेटेड शख्स को हो जाए अगर कोरोना, तो फिर ऐसे होना चाहिए कि एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए सेफ्टी प्रिकॉशंस यही हैं कि आप सब लोग अपना टेस्ट करवा लें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल सही। साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म के फोकल पर्सन और CEO शौकत खानम डॉक्टर फैसल सुल्तान ने ये कहा कि फैसल ईदी का टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद वज़ीर-ए-आज़म से उन्होंने बात की, फिर उनका भी टेस्ट हुआ और आज उन्होंने कहा कि ऑन अर्जेंट बेसिस जो है वो रिपोर्ट सामने ले आएंगे। उन्होंने ऑन एयर जब बात हो रही थी, प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से, तो उन्होंने लाइव सब सारे पाकिस्तान ने देखा है कि उन्होंने उनको कहा कि आपको भी मैं मशवरा देता हूँ कि आप टेस्ट करवाएं, जिसके बाद उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल अपना टेस्ट करवाऊंगा और कल उन्होंने टेस्ट करवा भी लिया और आज उसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। उम्मीद करते हैं कि रिपोर्ट सबकी नेगेटिव ही आए, क्योंकि पॉजिटिव खबरें जो हैं इस हवाले से वो नहीं होनी। एनीवेज ओवरऑल पाकिस्तान में कोरोना की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि केसेस की तादाद 9,749 हो चुकी है, 9,749, जिसमें से 4,328 लोगों का ताल्लुक पंजाब से है। बिल्कुल। और जो 209 अमवात हुई हैं उसमें भी अब ये देखा जा रहा है कि गुज़िश्ता 48 घंटे में इसमें इजाफा हुआ है, मतलब 30 से ज़्यादा अमवात हुई हैं। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि आप लोग अपना ख्याल खुद रखें। अगर आप चाह रहे हैं कि ईजी हो लॉकडाउन थोड़ा सा, क्योंकि कारोबार भी आपकी नौकरियां उससे अफेक्ट हो रही हैं, उसके साथ साथ इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग घूमने फिरने भी बाहर निकल जाएं, क्योंकि अक्सर हमने वीडियोज़ देखी हैं लोगों की कि वो बाइक्स पर हों या गाड़ियों पर हों या फिर किसी और सवारी पर हों, वो क्या कर रहे हैं अपनी फैमिली को छोटे छोटे बच्चे साथ लेकर मास्क नहीं पहना हो, ग्लव्स भी नहीं पहने और बाहर निकल रहे हैं। तो ऐसे नहीं करें, क्योंकि अगर लॉकडाउन को ईजी किया है इसका मकसद सिर्फ आपके मुआशरत को बेहतर करना है, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अभी ये मामला थम चुका है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अभी तक जो लोग रिकवर हुए हैं वो वेल एंड गुड, लेकिन 24 घंटों में फिर 533 नए केस भी सामने आए हैं, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड, और अगली खबर हमारे पास एक ऐसे इशू पर है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए गए ज़कात और उश्र के हवाले से, ज़कात और फितराने के हवाले से, खासतौर पर चूंकि रमज़ान मुबारक भी आ रहा है तो ये एक बड़ा मामला जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ये पूछेंगे, ये सवाल उठाते हैं कि ज़कात और फितराने की रकम कहाँ जाती है। बिल्कुल, क्योंकि असल मामला ये है कि जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, इसी तरह NGOs हैं, वो अगर ये तमाम पैसा जो इकट्ठा होता है वो अपने के ऑपरेशनल कॉस्ट जिसमें तनख्वाहें हैं और तमाम यूटिलिटीज़ के बिल हैं उसमें ये खर्च कर सकती हैं। ये सवाल पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें इस वक्त इस्लामी नज़रियाती कौंसिल से
से जवाब तलब किया जाना है। अब ये देखना होगा कि जवाब कब तलब किया जाता है और जवाब दिया क्या जाता है। तो इसीलिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल किबला अयाज साहब, उनसे हम बात कर लेते हैं। किबला अयाज साहब, बहुत शुक्रिया पहले तो वक्त देने के लिए। आपके साथ आपकी जो काउंसिल है उसके साथ अभी तक कोई रब्ता किया गया सरकारी तौर पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, ताकि फिर इस हवाले से जो सवाल है उसका जवाब दिया जा सके? किबला अयाज साहब, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? लग रहा है उनको हमारी आवाज़ जो है वो नहीं आ पा रही। असल मामला नाज़रीन जिस तरह से हम कोशिश करेंगे ताकि हमारे पास जो है मुसद्दिका जो ओपिनियन है वो ही आ सके सामने, क्योंकि किबला अयाज साहब जो है वो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के चेयरमैन हैं, तो वही बता सकेंगे और वो तमाम इस्लाम के पहलुओं के मद्देनजर रखते हुए जो सवाल खड़े हो रहे हैं इस पूरी रिमार्क्स में, वो किस तरह से उसका जवाब दे पाते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये भी खड़ा हो रहा है कि जो भी इंतजामात संभाल रहा होता है, जो भी उस इदारे से ताल्लुक रखता है, क्या उसकी तनख्वाह उस ज़कात, खैरात और फतराने से दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती? इस्लाम की रूह से इसमें क्या जवाब है और फिर इंतजामिया का इस पर क्या मौक़िफ़ है? हमारे साथ दोबारा मौजूद हैं किबला अयाज साहब, उनसे राब्ता बहाल हो चुका। जी किबला अयाज साहब, क्या समझते हैं कि क्या आपसे कोई राब्ता किया गया है इस हवाले से जो रिमार्क्स दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट में? क्या उन्होंने पूछा है कि ज़कात और फतराने की रकम कहाँ जाती है, जो एक रिमार्क्स सामने आए थे? उस सवाल की नौइयत तो ऐसी नहीं है। कल खत आया था और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूरा तफसीली फैसले, वो जो सिमात की रुदाद है वो भी आई है और उसमें जो सवाल उठाए गए हैं वो हमारे पास पहुंच गए हैं। और मैंने जो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का शोबा तहकीक है उसकी जिम्मेदारी लगा दी है। उस सवाल की नौइयत ये है कि जिस तरीके से ये अखराजात हैं बैतुल माल के, आया इसमें तनख्वाहें वगैरह जो हैं या इनके दीगर अखराजात, इनको ज़कात से या सदक़ात से इसकी अदायगी शरअन जायज़ है या नहीं है, ये सवाल हमसे पूछा गया। सही। तो किबला अयाज साहब, जिस तरह से अभी सभी पाकिस्तान जो है वो इस सवाल के बाद जवाब का मुंतज़िर है, अभी क्योंकि रिसर्च हो रही है, लेकिन एक्सपेक्टेड क्या है, क्या अभी तक कोई इसकी मिसाल सामने आती है? कभी हिस्ट्री में ऐसे हुआ है? क्योंकि ऑपरेशनल कॉस्ट जिसमें तनख्वाहें हैं, यूटिलिटीज़ के बिल हैं, वो इस तरह के फंड से इस्तेमाल किए जा सकते हैं? कल हमारा जो शोबा तहकीक है उनके चीफ रिसर्च ऑफिसर और एक रिसर्च ऑफिसर का हमने राब्ता कराया था बैतुल माल के अफसरान के साथ जी। और उनका जो एक्ट है वो हमने हासिल कर लिया है। उस एक्ट में ये पूरी तफसील है कि उनका जो बजट है वो कहाँ से आता है और वो बजट फिर किस तरह तकसीम होता है, चुनांचे वो पूरी तफसील हमारे पास है। शरअन तो जो उम्माल है, यानी वो लोग जो ज़कात के अफसरान होते हैं या जिम्मेदारान होते हैं, उनकी जो तनख्वाह की अदायगी है वो उसमें तो एक फिक्स गुंजाइश है, लेकिन हमने ये देखना है कि कहाँ कहाँ पे ये अदायगियाँ होती हैं और बुनियादी तौर पे वो जो इसके मुस्तहकीन हैं, आया उनको यानी उनकी कॉस्ट पे तो ये अदायगियाँ नहीं हो रही। तो ये सारे सवालात हमने चेक करने हैं, पूरी तफसील में जाना है, ताकि सुप्रीम कोर्ट को जब हम अपनी तरफ से नोट लिखें तो वो नोट बहुत जामे हो और वो केस के हर पहलू को कवर करें। अच्छा किबला अयाज साहब, ये भी बताइएगा कि आपने सही कहा कि प्रॉपर तहकीक होगी, लेकिन क्या कोई इस्लामिक बैकग्राउंड में इसका रेफरेंस मिलता है? क्योंकि रेफरेंस बड़ा ज़रूरी होता है। कोई वाक़या ऐसा, कोई हदीस ऐसी, या इस हवाले से कुछ हमें गाइड कीजिएगा कि कोई ऐसा रेफरेंस मौजूद है इस्लामिक बैकग्राउंड में? उसमें तो ये है कि उम्माल का जिक्र कुरान पाक में है कि यानी वो लोग जो ज़कात की तकसीम के ऊपर मामूर हों उनका हेड तो मौजूद है, लेकिन यहाँ हमने अब ये देखना है कि आया वो जो इनकी तनख्वाहें वगैरह या दीगर अखराजात हैं जी, वो उसी हेड की तफसील के मुताबिक है या उनसे हटकर हैं। तो यकीनन इस सिलसिले में हमारा जो रिसर्च विंग है जी, वो बैतुल माल के साथ मिलकर पूरी तहकीक करेगा और हम कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के पास जब हमारा नोट जाए तो वो नोट जो हो वो बहुत कम्प्रीहेंसिव हो
और मुदल्लल। किबला याद साहब, जैसे आपने जिक्र किया कि अभी रिसर्च हो रही है, लेकिन आपको ऐसा क्या लगता है कि होना चाहिए कि जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, जिसमें यूटिलिटीज़ के बिल हैं, गाड़ियों का पेट्रोल है, इसके साथ दीगर अखराजात हैं, रेंटल जो पेमेंट्स होती होंगी, ये तमाम जो अखराजात हैं ये गवर्नमेंट को देने चाहिए, क्योंकि जो ज़कात के पैसे हैं वो इस तरह से इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आइडियली अगर बात की जाए, क्योंकि गवर्नमेंट को इस मामले पर इस जो डिपार्टमेंट है उसको सब्सिडी देनी चाहिए, अपने पास से खर्चना चाहिए और ज़कात का पैसा सारा का सारा जो है वो आवाम तक पहुँचे। ये बुनियादी फलसफा तो यही है कि जो ज़कात का पैसा है या सदक़ात और दीगर जो खैरात जी, उनका असल हदफ तो यह है कि जो ज़रूरतमंद अफराद हैं उनकी किफालत हो और उनकी मदद हो। ये ना हो कि कुछ अफसरान या कुछ जो इनके अहलकार हैं तो वो ज्यादातर पैसा जो है वो खर्च करें, लेकिन ये इसके लिए होना ये चाहिए कि हम पूरी तफसील मालूम करें। पूरी तफसील मालूम करेंगे, लेकिन चेयरमैन साहब क्या आप समझते हैं कि दुनिया में जितने भी इस्लामिक ममालिक हैं उनके तरीका और उनकी पॉलिसीज को भी रिसर्च करने की ज़रूरत है और वहाँ भी देखने की ज़रूरत है कि किस तरीके से इस तमाम मामले को हैंडल किया जाता है? हमारे पास पूरा जो फिक्री विरसा है वो मौजूद है और उसमें ये तमाम तफसीलात मौजूद हैं जी। तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जो हमारी फिक्री रिवायात हैं और कुरान और सुन्नत में इसकी जो तफसील है जी, उसी के मुताबिक हम इस सूरत हाल में अपनी राय जो है वो तश्कील करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया किबला याद साहब, और हम उम्मीद करते हैं कि इस सवाल का जो जवाब है वो जल्द से जल्द तैयार कर लिया जाएगा, क्योंकि जो आवाम देखना चाहती है कि असल जवाब इसका होगा क्या, और फिर सुप्रीम कोर्ट भी किसी फैसले पर इसी जवाब के बाद पहुंचेगी, तो जल्द इसका अगर जवाब तैयार कर लिया जाए तो अच्छी बात। बिल्कुल सही। और चेयरमैन साहब ने ये भी कहा कि वो ब्रीफ नोट देना चाहते हैं, यानी कि इन डिटेल रिप्लाई करना चाहते हैं, न सिर्फ अदालत को बल्कि पूरी आवाम के लिए भी वो, और बाकायदा इस बारे में रिसर्च भी हो रही है। एनीवेज जी, हम एक ब्रेक की तरफ जाने, फटाफट से एक ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। और जिस तरह से हम लोग कोरोना का जिक्र कर रहे हैं, उसके साथ जुड़े मामलात का जिक्र कर रहे हैं या दूसरी स्टोरीज का जिक्र कर रहे हैं, एक बहुत अहम स्टोरी है एक ऐसे अदाकार की जो हमसे तो जुदा हो गए, लेकिन आज भी लोग उनको इसी तरह से याद कर रहे हैं जैसे आज वो हमारे बीच में हैं, क्योंकि उनकी जो पर्सनैलिटी थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। बिल्कुल, अगर उनको लेजेंड ना कहा जाए तो ज़्यादती होगा। वो एक लेजेंड अदाकार, चाहे स्टेज हो, चाहे टीवी हो, चाहे स्टैंड अप कॉमेडी हो, चाहे कोई टीवी शो होस्ट करना हो, ही वॉज लेजेंडरी इन एवरीथिंग। वो उनकी कमी जो है वो हमेशा हमेशा महसूस की जाएगी आने वाली नस्लों तक, क्योंकि उनका काम ऐसा है कि हर जनरेशन रिलेट भी कर सकती थी उनके काम से। मोइन अख्तर साहब की हम बात कर रहे हैं और आज के दिन वो हमसे जुदा हुए। बिल्कुल, आज के दिन वो हमसे जुदा हुए। आज उनकी 9वीं बरसी है। मोइन अख्तर का ताल्लुक कराची से था, जहां 24 दिसंबर 1950 को वो पैदा हुए और उसी शहर में 2011 को उन्होंने अपनी जो है इस दुनिया से रुखसत वो हो चुके थे। और जिस दिन वो इस दुनिया से गए, मेरे ख्याल में बहुत से पाकिस्तानी जो थे वो जो कॉमेडी पसंद करते थे इस लेवल की, जो एक लिटरेट स्टाइल था ना उनका, बड़ा ज़बरदस्त, एक पढ़ा लिखा स्टाइल, ऐसे अंदाज से बात करनी कि वो ऐसे लग रहे थे जिस तरह कोई बहुत ही प्रोफेसर टाइप स्टाइल था उनका, लेकिन मजाक जब करते थे तो फिर डिसेंसी नजर आती थी और आपको हंसने पर मजबूर कर देती थी। सबसे पहला कैरेक्टर जिससे उन्होंने फेम हासिल किया, लोगों के दिलों में घर बनाया, वो रोजी तेरा भेजा। गुड लॉर्ड हारून। ज़बरदस्त एक्टिंग। और मेरे ख्याल में मोइन अख्तर जो हैं वो सिर्फ एक अदाकार नहीं, उससे पहले अगर उनकी बात की जाए तो एक सदाकार भी थे, फिर इसके बाद वो कॉम्पेयर होस्ट, फिर इसके साथ वो एक ज़बरदस्त गुलकार और स्क्रिप्ट राइटर। एक्सप्रेशंस इतने स्ट्रांग होते थे कि मतलब कैरेक्टर में घुसकर वो जैसे कहते हैं एक बेहतरीन पैकेज है, इतना सब कुछ वर्सेटाइल अदाकार, उसके साथ गुलकार, होस्ट, क्या वो नहीं थे मेरे ख्याल में हर चीज जिसमें, और वो हर चीज में ही जबरदस्त। ये आपको याद है उनकी जोड़ी बड़ी मशहूर थी उमर शरीफ साहब के साथ, किस तरह वो जबरदस्त परफॉर्म करते थे। बिल्कुल, और बड़ी सिंक कॉमेडी नजर आती थी उनकी एक परफॉर्मेंस का क्लिप हमारे पास मौजूद है उमर शरीफ के साथ, वो भी दिखाते हैं। उनके हमारे पास मेज़बानी के उनके जो क्लिप्स हैं वो भी हमने देखे हैं। इसके साथ अगर बात की जाए उनके जो ड्रामास थे उसका अगर जिक्र करें तो 50-50, लूज टॉक, हाफ प्लेट, स्टूडियो 2.5 और साथ रोज़ी, जो उसका हमने पहले भी जिक्र किया, ये उनके बेहतरीन ड्रामों में से एक। और शोज़ जो थे, फिर आपने अनवर मकसूद का भी जिक्र हमने करना है कि उनके साथ उनकी बड़ी ज़बरदस्त जोड़ी थी।
और वो लूज टॉक जो प्रोग्राम था। हर नगरी, हर शोबे में इस इंडस्ट्री से जिस शोबे का ताल्लुक है उन्होंने अपनी सलाहियतों का लोहा उसमें मनवाया है। अब आ जाते हैं उनकी होस्टिंग स्किल्स के ऊपर। क्या ज़बरदस्त तरीके से वो बड़े लाइटर मूड में क्वेश्चन पूछा करते थे, जो आज भी बड़ा ज़बरदस्त लगता है। हम जर्नलिस्ट के लिए भी इंस्पिरेशन लगती है ऑन अ लाइटर स्टोरीज की किस तरह से बात करनी चाहिए। जिक्र कर रहे हैं अदाकार भी, सदाकार भी, क्या एक जो भी स्ट्रीम का नाम लेना आप, वो इस पे टॉप करते थे। और जो उनकी पर्सनैलिटी थी, पढ़े लिखे, एक दो मैंने उनके इंटरव्यूज़ देखे हैं जिसमें उनसे कुछ पॉलिटिक्स के ऊपर सवाल पूछा एक खातून ने, वो पॉलिटिक्स के ऊपर इतना ज़बरदस्त बोल रहे हैं। फिर जो नई जनरेशन है उसको उन्होंने कोई गाइडेंस देनी थी, वो इतने अच्छे अल्फाज उन्होंने यूज़ किए। हरफन मौला, और उनको बिछड़े जब हमसे 9 साल गुजर गए तो वो एक ऐसा खला छोड़ गए जो कभी पूर्ण नहीं हो सकता। और इस दिन की मुनासबत से हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे। इसी के साथ एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, हेडलाइंस जानिएगा, फिर प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और नाज़रीन, मुझे बड़ा मज़ा आता है जब कोई ऐसे गेस्ट मेरे स्टूडियो में आते हैं और हम दोनों उनका इंटरव्यू करते हैं। और उसकी रीज़न ये है कि दुनिया भर में बहुत से पाकिस्तानी अपना अपना नाम कमा रहे हैं। बहुत से पाकिस्तानी मुख्तलिफ शोबों में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म भी कर रहे हैं, जिससे ना सिर्फ उनकी ऑब्वियसली तरक्की होती है बल्कि पाकिस्तान का नाम रोशन होता है। तो पाकिस्तान की एक ऐसी ही फैमिली जिनके माशाल्लाह चारों बच्चे दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर डिफरेंट कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। अगर हम उनके बेटों की बात करें तो वो एजुकेशन में और उसके बाद सोशल एक्टिविटीज़ में, फाउंडेशन में बेटियों की बात करें तो उन्होंने भी बड़ा ज़बरदस्त काम किया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह से आप बता रही हैं कि पाकिस्तान का वो नाम रोशन कर रहे हैं। और जो ये इन होनहार बच्चों को जो लीड कर रहे हैं उनके वालिद साहब हैं ऑब्वियसली मोहम्मद साकिब साहब, और उनको हम आज खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम साकिब साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मुबारक हो आपको। पहले तो इतने होनहार बच्चे माशाल्लाह सभी पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, तो कैसा फील होता है आपको? मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये सब अल्लाह की करम नवाजी है। जब अल्लाह कहता है कि आप मेरे काम में लग जाएं और मैं आपके काम में लग जाता हूँ, तो हमारी ट्रेनिंग भी ऐसी थी जबरदस्त। और मुबारक देने के साथ साथ मैं आपको थैंक यू भी बोलूंगी क्योंकि ऐसे होनहार बच्चे दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं एंड वी नीड दैट। बट आपको अभी नहीं पता लगा होगा हम किसकी बच्चे हैं कौन आखिर। हाँ, उनमें कुछ बच्चे इतने टैलेंटेड है। एक बच्चा अगर मैं जिक्र करूं इतना टैलेंटेड है कि 2019 में जब आपको याद होगा पाकिस्तान इंडिया का मैच था और हमारी होप्स ये माउंट एवरेस्ट पर पहुंची हुई थी कि हम जीत जाएंगे, लेकिन वहां पर वो उस वक्त मौजूद थे। और मैच के बाद उनकी एक ऐसी एक्टिंग जो उन्होंने बड़ा जबरदस्त तरीके से वो करने की कोशिश की, उसके बाद वो वायरल हो गई, उस पर ढेर सारी मीम्स भी बनी। वीडियो दिखाती हूँ फिर पता लगेगा, अभी नहीं समझ। मैं एक लम्हात में जज्बात बदल दिए, और जो ऐसे मोहब्बत नहीं चलती है। हाँ। तो ऐसे मोहब्बत तो वाकई नहीं चलती, लेकिन बड़े ज़बरदस्त अंदाज में मोमिन साकिब ने जैसे कहा था उसी तरह अंदाज उनका जो है वो हम चाहेंगे हमारे साथ मौजूद है। हेलो मोमिन। लेकिन मैं चाहूंगी जो लास्ट सेंटेंस रह गया था वो करते हुए वो तो मैं मोहब्बत नहीं चलती। नहीं, मोहब्बत ऐसे करीब कोरोना के दौर में नहीं चलती। मैं इसलिए दूर से आना चाह रहा हूँ ताकि हम अपनी सोशल डिस्टेंसिंग में। वालेकुम अस्सलाम। मोमिन, मैंने उस वीडियो में मिस किया वो जो आपका एक बड़ा फेमस डायलॉग जो हिट हुआ था। हाँ, क्या था वो? मुझे मारो। बहुत थे। एक तो हाँ, मुझे मारो 119 पे जज्बात बदल। आई थिंक ये कोरोना ने जज्बात ऐसी मारे बदल दिए। तो मैं बड़ा जबरदस्त। वेलकम टू द स्टूडियो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और सिर्फ यही नहीं, हमारे साथ लंदन से स्काइप लिंक के जरिए इनके भाई साकिब साहब के साहबजादे बिलाल साकिब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। बिलाल, आपको जो है पहले तो मुबारक हो, क्योंकि हम अपने नाज़रीन को भी ये बताते चलें कि बिलाल जो है नाज़रीन फोर्ब्स में 30 अंडर 30 में इनका नाम आया। एशिया के जो है ये हमारे साथ पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, एशिया में इनका नाम था 30 अंडर 30। ये वो टैलेंटेड लोग हैं जिन्होंने 30 साल की उम्र से कम किसी ना किसी फील्ड में अपना नाम रोशन किया, अपने मुल्क का नाम रोशन किया, सोसाइटी की खिदमत की। ये बहुत बड़ी बात है और इसमें पाकिस्तान जो है ऑब्वियसली इनका शुक्रगुजार, बिल्कुल शुक्रगुजार है बिलाल। और द रीज़न बिहाइंड दिस दैट यू हैव बीन वर्किंग फॉर वाटर डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़, और आपने बड़े ज़बरदस्त टेक्निकल तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की और अपना रोल भी प्ले किया। बट फोर्ब्स इज़ अ बिग डील एंड यू नो यू बीइंग इन इट हम सब के लिए एक प्राउड मोमेंट है। थैंक यू सो मच। बिलाल कुछ कहना चाहेंगे इस पे? नहीं ऑफ कोर्स ये
आई एम हैप्पी कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ पे मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ और अपने मुल्क की खिदमत करूँ। ये जो हम काम कर रहे हैं, ऑफ कोर्स जिसका पार्ट मोमिन भी है, ये मेरे वालिद साहब भी हैं, हम सब, आपको पता है जब भी कोई चीज़ सक्सेसफुल होती है तो वो एक इंडिविजुअल नहीं होता, वो एक टीम होती है, कलेक्टिव काम होता है। तो हम खुश नसीब है कि हमें चूज किया गया है, अल्लाह ने हमें चूज किया कि हम आगे लोगों की खिदमत करें। और ये फोर्ब्स वगैरह तो ठीक है, मिल जाएं तो ठीक है, नहीं मिले तब भी ठीक है, जब आपकी इंटेंशंस क्लियर हो कि आप किस लिए क्या कर रहे हैं। जबरदस्त। बिलाल, जैसे आपने हम्बल पर्सन ही इज, मतलब मजा आया मुझे आपका जवाब सुनकर। बिलाल, जैसे आपने जिक्र किया है कि आप पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं और यही आपके लिए फ़ख्र की बात है। आपके वालिद भी हमारे साथ मौजूद हैं और आपके भाई भी मौजूद हैं, इतनी टैलेंटेड फैमिली है, क्या कहेंगे पहले तो किस तरह से वालिद साहब ने आपको इंस्पायर किया कि सभी बच्चे इतने ज़बरदस्त होनहार, एक बड़े टैलेंटेड आपके भाई हमारे साथ मौजूद हैं, किस तरह से आप फील करते हैं? मुझे इसमें ये सारा क्रेडिट जो है ये हमारे वालिद साहब को जाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि हम बड़े डिफिकल्ट, स्पेशली दोनों भाई जो हैं बड़े डिफिकल्ट थे, शरारती टाइप के, और अभी भी हैं। शरारती तो नजर आता है। ये इनके मौला बख्श का कमाल है। अंकल बिलाल हमारे साथ ही रहिएगा, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। साकिब साहब, ये फनकार बच्चों को संभालने का आर्ट कहाँ से आया आपके पास? मैंने फोकस रखा इनके 24 आवर्स के जो इनके टाइम मैनेजमेंट है ना, उस पर मैंने कंप्लीट फोकस रखा कि इनके दोस्त कौन से हैं, उनकी फैमिली क्या है और ये कितने एजुकेशन पे जा रहे हैं, और बाकी जो ड्रामेटिक एक्टिविटीज़ थी इनकी उस पर भी मैंने इनको कभी एक्सप्रेशंस में नजर आ रही है, वो भी क्रिटिसाइज रोकने की बहुत कोशिश की। अच्छा मोमिन, अगर आपकी इंडिविजुअल भी बात की जाए, जैसे अभी बिलाल कह रहे थे कि आप पार्ट तो हैं इस फाउंडेशन का, हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन आप जब यूके में गए पढ़ने, वहाँ यू वर द फर्स्ट वन जो स्टूडेंट बॉडी प्रेसिडेंट सेलेक्ट हुए, और पाकिस्तान से आपका ताल्लुक और आपकी तमाम उन एक्टिविटीज़ और ऑब्वियसली बड़ी ज़बरदस्त काम की वजह से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक वेबसाइट है उस पर आपकी, उस लिस्ट में आपका नाम भी है। कैसे सारी चीज़ों को हैंडल कर लिया? यू आर एन इन्फ्लुएंसर एज वेल, यू आर अ ब्लॉगर एज वेल, और यू नो यू हैव अ लॉट ऑफ, आई थिंक मैं तो आई एम अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ डाइवर्सिटी। अब मेरा बचपन से यही मानना रहा है कि आप बहुत सी चीज़ें एक टाइम पे कर सकते हो, क्योंकि अक्सर मैंने अपनी सोसाइटी में बड़े होते देखा कि लोग कहते हैं यार अगर आप जो है ना एक प्रिंसिपल हो, एक एजुकेशनलिस्ट हो, तो आप पे हंसना ज़्यादा सूट नहीं करता, आप साथ एक इन्फ्लुएंसर या एंटरटेनर नहीं हो सकते। तो मेरा हमेशा से बचपन से यही आइडियोलॉजी थी कि आप सेवरल चीज़ें एट द सेम टाइम कर सकते हो, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया था वहाँ पे स्टूडेंट बॉडी का प्रेसिडेंट बनने का। तो अगेन यू नो टेकिंग फॉरवर्ड फ्रॉम व्हाट बिलाल भाई सेड कि वो मुझे इसी बात की खुशी थी कि पहला नॉन यूरोपियन नहीं, मैं पहला पाकिस्तानी भी था इस पोजीशन में। तो वो एक जो पाकिस्तान के लिए एक मोहब्बत है, एक प्यार है, वो आई थिंक एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है फॉर अस टू यू नो गो ऑन एंड डू सच थिंग्स। तो इसी तरह जिस तरह बिलाल भाई का फोर्ब्स पे जब नाम आया, तो बिलाल से ज्यादा मुझे खुशी हो रही थी कि ये भाई नहीं, मेरा एक पाकिस्तानी है। बेहतरीन, तो वो एक बहुत फैक्टर होता है। बिल्कुल। मोमिन, जैसे आपने जिक्र किया है कि नाम आया फोर्ब्स में, तो बिलाल जैसे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो आपने बनाई है, आपकी ये इसका नाम है तैयबा। तैयबा, पहले तो नाम हमें बताइएगा, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, फिर ये बताएं कि आपको ये कॉन्सेप्ट कैसे आया, कैसे इस पर इम्प्लीमेंटेशन किया आपने, ये सारा सफ़र भी हमें बताइएगा कि किस तरह आप इधर तक पहुँचे। एक्चुअली हमारी वालदा का नाम है जी, मेरी वालदा का नाम है, और ये उनकी तरबियत है। आई थिंक हमने उनको बचपन से देखा है जब ग्रो हो रहे थे कि वो किस तरह लोगों की मदद कर रही थी। जो कॉन्सेप्ट है वो, मैं अफ्रीका में ट्रैवल कर रहा था, एक मुल्क है बुर्किना फासो, वेस्ट अफ्रीका का। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पुअरेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। उसका कैपिटल है ouagadougou। तो मैं वहाँ पे था और मैंने वहाँ पे ये देखा कि एक औरत जो है वो एक ड्रम में पानी डाल के लेके जा रही है, और मैं बड़ा इंट्रीग्ड हुआ, मैंने बड़ा क्वेश्चन किया। तो उन्होंने मुझे बताया कि इसमें पानी रोल होके जा रहा है, तो ये कोई मेरी इनोवेशन नहीं है। मैं वहाँ से बड़ा इंस्पायर हुआ। मैं काम से गया हुआ था, मैं वापस लंदन आया, मैंने रिसर्च की, ऐसा कुछ इंडिया में भी हो रहा था लेकिन कुछ पाकिस्तान में नहीं हो रहा था। तो अब सब ने बैठ के डिस्कस किया, हमने देखा कि यार अगर नहीं हो रहा तो फिर हम ये शुरू करें। तो फिर तब से हमने ये अपनी जर्नी शुरू की। तो हमने प्रोडक्ट बनाया, इसमें हमारी वालिद साहब ने बड़ी हेल्प की, और हमारे एक और बड़े अंकल हैं, उन्होंने बड़ा हमें सपोर्ट किया फाइनेंशियली भी, और प्रोडक्ट व्हील, यही कॉन्सेप्ट था जिसको नाम H2O व्हील दिया गया, और फिर ये टेक्नोलॉजी वहाँ पर इंट्रोड्यूस कराई गई थर पार्कर के एरिया में स्पेसिफिकली।
जी बलूचिस्तान और सिंध के और भी एरियाज में, थर के अलावा भी नंगर पार्कर वगैरह में भी फिर हमने इसको रिवाइज किया, इंस्पायरेशन वहां से ली, लेकिन हमने अपनी चीज बनाई, अपना प्रोडक्ट डेवलप किया पाकिस्तान में। उसको हमने H2O व्हील बोला, जिसमें 40 लीटर पानी आ जाता है और आप आराम से घसीट के ले जाएं। तो इसकी जहाँ पे हमने पहिया दिया ना, हमने बड़े इम्पैक्ट्स देखे, जिसकी वजह से फोर्ब्स ने हमें किया कि मर्द ने पाकिस्तान में बहुत काम नहीं किए और उसमें एक ऐसा काम नहीं किया जो है पानी उठाना, क्योंकि मटका नहीं उठाया, उससे ईगो का प्रॉब्लम है। मर्द आप कभी भी नहीं देखेंगे मटका उठा के लेके जाएगा, लेकिन जहाँ पे हमने पहिया दिया वहाँ पे ये जेंडर रोल्स रीडिफाइन हो गए कि हिस्टोरिकली हमेशा बच्ची या औरत या माँ पानी लेके आई है, लेकिन अब मर्द जाता है पानी लेने के लिए। ठीक है, अच्छा, ये अवेयरनेस भी है साथ बहुत साथ, अच्छा, बड़ा अच्छा आइडिया है। बिलाल जैसे बता रहे हैं, इनको इतना जबरदस्त आइडिया आया है, उन्होंने जेंडर रोल्स रीडिफाइन हो गए, इसका सोशल इम्पैक्ट हुआ है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ है कि इतने घंटे रोज के लगते थे पानी लेके आने में, तो वो अब टाइम नहीं लगता, जिसकी वजह से वो टाइम या वो फैमिली के साथ या वो खेती बाड़ी में या कुछ सिलाई कढ़ाई में। तो बेसिकली इसको इम्प्रोवाइज किया और आवाम के लिए फायदे के लिए इन्होंने ये इंट्रोडक्शन मतलब हेल्प टू अदर्स, अच्छा फार्मूला पानी वाला उसको हेल्प टू अदर्स कहते हैं। बड़ा अच्छा आइडिया। अच्छा बताइएगा मोमिन, जिस तरह से भाई तो इंस्पायर हुए, फिर आइडिया आया, वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने इसको लेके चले, वो माशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। आप भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुके हैं और ऑलरेडी करेंगे आइंदा भी। ये इरादे क्या हैं? बड़े स्मार्ट हुए हैं। जब वीडियो देखी थी तो उस टाइम तो थोड़ा सा वेट ज़्यादा था। मुझे लगता है ऑब्वियसली आप वही पूछना चाह रहे हैं जो आपको पहले से पता है। मैं इस वक्त जॉब कर रहा हूँ किंग्स कॉलेज लंदन में, लेकिन साथ ही एक मुझे कॉल आई थी अदनान भाई से कि तुम एक मूवी का हिस्सा बन जाओ, अदनान सिद्दीकी। तो मैंने कहा बिल्कुल, व्हाई नॉट। जिस तरह के मैंने अभी आपको बताया, आई एम अ स्ट्रांग एडवोकेट ऑफ डाइवर्सिटी, तो मैं केवल आप कह लें तकरीबन 2 महीनों से कराची की स्किल्स तो आपके सबने देख ली हैं, तो वो तो होंगे। तो एक मूवी के शूट के लिए कराची आया हुआ था, दमस्तम मूवी का नाम है, उसमें इमरान अशरफ हैं, सुहेल अहमद हैं, काफी पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम है। तो मैंने कहा ये भी ट्राई करके देख लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्योंकि मेरी जो जॉब है, मैं एजुकेशनलिस्ट, प्रोफेसर्स, डीन्स के साथ काम करता हूँ, आजकल यहाँ हूँ, तो वो लोग भी इसको बहुत प्रमोट करते हैं। ये सॉफ्ट स्किल्स के तौर पे मानी जाती हैं चीजें। जब आप अपनी फील्ड से हट के भी कुछ डिफरेंट चीजें ट्राई करें, तो लेट्स सी ये and that's always a plus point in your CV, that's always a plus point in your profile। साकिब साहब, आपकी तरफ मैं आना चाहूंगी। मोमिन भी लंदन में होते हैं, बिलाल भी वहीं पर है। अब आपकी एक बेटी कनाडा में है, शी इज़ वर्किंग देयर ऑन फुलब्राइट स्कॉलरशिप। एक बेटी ऑक्सफोर्ड में सेलेक्ट हुई थी, शी वाज वन ऑफ दोज जो 2 लोग सेलेक्ट हुए थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए, एंड शी इज स्टडीइंग देयर। सो ये पूरा एक इतना बड़ा सर्कल संभालते संभालते साथ में तैयबा फाउंडेशन के लिए भी काम करना है। जैसे बिलाल ने कहा कि आप यहाँ पर होते हैं और वहाँ से ये लोग हेल्प और तमाम टेक्निकल चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं। मुश्किल है, क्या क्या चैलेंजेस हैं? सिंध के इंटरनल सिंध में जाना, बलूचिस्तान के ऐसे इलाकों को देखना जहाँ पर लोगों के लिए पीने का पानी इकट्ठा करना बड़ा मसला है। तो मेरी ज़िंदगी का जो एक्सपीरियंस है ना, मुझे कभी कोई काम मुश्किल नहीं लगा। आप भी मुझे कुछ देंगे ना जो लोग कहेंगे नहीं कर सकता, तो वो मेरे लिए चैलेंज हो जाता है। मैं कहता हूँ कोई काम मुश्किल नहीं है, आप अल्लाह की मदद से हाथ डालेंगे तो आपका काम ऐसे अल्लाह ताला फिर करा देता है। तो मेरे इन्होंने तो मेरी हिस्ट्री देखी है ना बचपन में कि मैं तो मल्टीटास्क बंदा था, काम करना। इंस्पिरेशन घर से शुरू होती है, बिल्कुल। तो हमेशा से बेसिकली तो मैंने मेरे लिए कोई भी जो है ना काम मुश्किल नहीं है ज़िंदगी में। मैंने किसी काम को मुश्किल समझा ही नहीं, और अभी भी इंशाअल्लाह ताला आगे इसको हम एक्सपेंड करेंगे और इनको मैं पाकिस्तान ला के वापस पाकिस्तान को प्रमोट करना है हमने, यंगस्टर ने, क्योंकि पाकिस्तान आपने जिक्र किया कि आपकी सोच है बड़ी पॉजिटिव और आप चैलेंज लेके आते हैं। भाइयों को तो बेटों को आपने पढ़ाया, दोनों को, बेटियां जो है माशाल्लाह उनको पढ़ाया, ये भी एक बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि अक्सर होता ही है कि बच्चों लड़कों को तो लोग बाहर भेज देते हैं पढ़ने के लिए, लड़कियों को कहते हैं तुम इधर ही पढ़ लो और फिर उसके बाद जो है ना अपनी ज़िंदगी यहीं चलाओ। ये कैसे आपने चैलेंज लिया? मेरी जो बेटी है ना वो मेरी फ्रेंड्स हैं, ज़बरदस्त, दे आर माई फ्रेंड्स, दे आर सो क्लोज देन मोमिन एंड बिलाल। तो मैंने तो, क्योंकि हमें पता हमने ट्रेनिंग कैसे की है अल्हम्दुलिल्लाह, किसी भी माहौल में चले जाएं वो अपना जो फोकस है, हम मुसलमान हैं और क्या ट्रेनिंग उनकी हुई है, उनकी माँ ने भी की हुई है,
तो वो उस हिसाब से हमें ट्रस्ट है। दैट्स काइंड ऑफ पेरेंट्स वी नीड इन आवर सोसाइटी। तभी हम एक ज़बरदस्त कौम के तौर पर सामने आ सकेंगे जब हर बच्चे के ऊपर फोकस भी होगा। एक तो जेंडर बाइसनेस नहीं होगी, आप बेटियों को इंपॉर्टेंस देते हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। हमारे यहाँ पर ये चेंज आ रहा है लेकिन अभी भी बड़ा कम है। मोमिन, आपकी तरफ मैं आना चाहूँगी। अभी जैसे हम बिलाल से भी बात कर रहे थे, अंकल से भी बात कर रहे थे, आप इन्फ्लुएंसर्स तो हैं, एक पर्टिकुलर सर्कल में यू ऑलवेज हैड दिस नेम कि मोमिन ये भी कर रहा है, बिलाल ये भी कर रहा है, ये सब कुछ था। बट वो जो मीम्स वायरल हो गई, वो बनना शुरू हो गई, हर चीज के ऊपर मोमिन का क्लिप आ रहा है जी। और वो अभी भी कोई भी करंट अफेयर का कुछ सिनेरियो हो जाता है, लाइटर नोट पे आपने ट्वीट करना हो तो आपकी वो वीडियो होती है। ये आपको पता था वायरल हो जाएगी? आपको पता था, मतलब पूरा प्लान किया था? अच्छा नहीं, मैं बोल तो वायरल, मैं आज से 2016 में भी जब हम एशिया कप जीते थे तब भी मेरी एक वीडियो बहुत वायरल गई थी जिसमें मैं कह रहा था दिल रो रहा है मेरा, ये मेरा पाकिस्तान है। फिर उसके बाद एक और हम इंग्लैंड में हमारी सीरीज थी इंग्लैंड के खिलाफ, उसके बाद भी, लेकिन ये बहुत मैसिव चीज वायरल गई थी। अब देखिए वायरल कम्स फ्रॉम द वर्ड वायरस। आप यू कैन नेवर प्रिडिक्ट व्हेन समथिंग इज गोइंग वायरल। आइडिया होता है उसको देखते हैं। एग्जैक्टली, लेकिन होता क्या है कि आई थिंक यू हैव टू बी इन योर ओन एलिमेंट। और वायरल चीज तभी जाती है जब उसमें एक्सट्रीम इमोशंस होते हैं और लोग उसको रिलेट कर लेते हैं किसी करंट चीज के साथ। ये दो चीजें जब मिलती हैं चीज वायरल चली जाती है। तो एज सच प्लान नहीं थी। मुझे जो लोग जानते हैं जिस तरह काफी सालों से मेरी यूनिवर्सिटी में, वैसे ही हम जिस तरह पापा से हमारी बड़ी दोस्ती है, हम हर वक्त एक अच्छे खुशगवार माहौल में हंसी मजाक में कोशिश करते हैं हर चीज को कर लिया जाए। लेकिन अभी अबूजर अगर हम ये लाइन बोले ना, आप बोले या इवन मैं भी कॉपी करने की कोशिश करूं, मैं बैड एक्ट्रेस, लेकिन अगर मैं कहूं ओए मुझे मारो, मेरे इमोशंस बहुत रॉ है। नो दैट्स यू, इमोशंस बहुत नहीं, मैं मार देता हूं जब मुझे फेंटी पड़ती रही है, अच्छी खासी पड़ती रही है। लेकिन आई थिंक उसका ये कि मेरे इमोशंस बहुत रॉ है। मैं देखिए ना, आजकल हम बहुत से लोग सोसाइटी के प्रेशर से या फियर ऑफ शेम की वजह से बहुत ही ऐसे कह ले, पता नहीं आई शुड कन्फाइंड से कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं। मैं खुल के जिंदगी गुजारता हूं, मेरे इमोशंस रॉ होते हैं, जो दिल में बात आई वो उसी तरह करती है। बिलाल कुछ कहना चाह रहे हैं जी? बिलाल आप कुछ कह रहे हैं? मैंने कहा जी ये जो मार है ना इनकी, ये मार की बड़ी बरकत है। हाँ, पेरेंट्स की मार की बरकत है। आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। ये अब्बू ने जिस तरह हमें स्ट्रिक्ट करके क्योंकि शुरू में रखा है, आई थिंक उसकी वजह उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। ये इनकी पेरेंटिंग का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। वालिद साहब की मार का मुझे लगा जो ये कहते हैं कि मुझे मारो उसकी अच्छा, लेकिन मैं एक और चीज कर दूं, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपने मुझे कहा इन्फ्लुएंसर, अब हम ये चैनल इटसेल्फ एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर सोसाइटी के लिए, तो मारना वैसे प्रमोट नहीं करना चाहिए। हम बिल्कुल नहीं है कि बच्चों को मारा जाए, एक तरीके से बात करके प्यार से। वो ट्रेनिंग जो है वो जुबान की मार ज्यादा खतरनाक होती है। अब जुबान की डर होना चाहिए, असल बात है। या फिर उनके लेवल पे, अगले के लेवल पे आके पापा की क्वालिटी है, पापा हर किस्म के एज ग्रुप के साथ इंटरेक्ट कर लेते हैं। तो अगर एक 60 साल का यू वुड आई कैन रिलेट विद यू कि मेरी अम्मी को अभी भी अगर मेरे पे गुस्सा आता है ना तो वो ठका के एक लगा भी देती है। तो ये क्वालिटी जो है ना वो पेरेंट्स पे कहीं ना कहीं डर रखती है। अच्छा बिलाल, यू आर इन लंदन एंड दैट्स द हॉट स्पॉट अनफॉर्चुनेटली आजकल कोविड-19 के लिए, और वहाँ पर बड़े केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, बड़ी चीज़ें सामने आ रही हैं, और आपको भी कुछ सिम्टम्स, आपने अपनी एक वीडियो जो है वो वायरल भी, मतलब अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपलोड भी की थी, जिसमें आपने ये कहा था कि आपको खदशा जाहिर किया जा रहा है, बट अल्हम्दुलिल्लाह यू आर बेटर। बट योर ऑर्गेनाइजेशन एंड यू इन योर कैपेसिटी आर वर्किंग फॉर कोविड-19 NHS स्टाफ के लिए, नीडी लोगों के लिए, ये भी थोड़ा सा बताइएगा कि ये जो काम आप आजकल के सिनेरियो में कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स वो अगेन और मैंने मिलके, और हमारे दो और दोस्त हैं और कई और दोस्त हैं एक्चुअली, तो क्योंकि हम यहाँ पे स्टक थे, मैंने फ्लाइट पे वापस जाना था, वो मैं जा नहीं सका। तो यहाँ पे एक इशू है कि यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह हर चीज बंद है, तो जो अस्पतालों का स्टाफ है उनके पास उनको खाने पीने का बड़ा मसला हो रहा था। तो हमने एक इनिशिएटिव सेटअप किया 1 मिलियन मील्स के नाम से, जहाँ पे हम यहाँ के अस्पतालों को फ्री खाना दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेज, एम्बुलेंस का स्टाफ, पुलिस का स्टाफ, हम एक ऑर्गेनाइजेशन 1 मिलियन मील का एक प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पे हमें डोनेशंस आ रही हैं। अब बड़ी कंपनीज इन पार्टनरशिप आ रही हैं। And it became that huge कि स्टार फुटबॉलर डेविड बेकम ने उसको ऑब्वियसली उस बारे में बात की, ब्रिटिश मीडिया ने उसको कवर किया। जी डेविड बेकम ने एंडोर्स किया है, और सब, तो इसका भी पर्पस क्या है कि हम इमेज प्रोजेक्ट करें, पाकिस्तानियों का पॉजिटिव इमेज प्रोजेक्ट करें, इस्लाम का पॉजिटिव इमेज प्रोजेक्ट करें।
और हमें तो अब इनकी हुकूमत की तरफ से एक बड़ा अप्रिसिएशन की ईमेल आई है डायरेक्टली फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। बेहतरीन बिलाल, ज़बरदस्त। आप माशाल्लाह इसी तरह हमारी ये दुआ है कि पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें, अपने वालिदैन जो है उनका नाम अपनी फैमिली करते रहें। पाकिस्तान को आप पर फख्र है। आप मोमिन, एक चीज मैं ऐड इसमें करना चाहूंगा कि आई थिंक इसमें से ये समझना बहुत जरूरी है कि एक मोमेंट ऑफ क्राइसिस जब आता है जहाँ पे शायद हम सबको फोर्स्ड कर दिया जाता है कि आपने सोशल डिस्टेंस अपने घरों में रहना है, उसके अंदर से भी आप अपॉर्चुनिटी निकाल सकते हो। आप अपने घरों में बैठ के भी, जब आपको अल्लाह ताला ने अब इतना ज्यादा टाइम दे दिया है, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो कि जब ये कोरोना का दौर खत्म हो, आपने नए स्किल्स अपने अंदर डेवलप कर लियो, आप एक बेहतर इंसान बन के निकलो। ये वो इंस्पिरेशंस हैं जो आप लोगों से आम आदमी को भी मिलती हैं और वो अपनी अपनी कैपेसिटी में काम करता है। वेल, थैंक यू सो मच बिलाल, थैंक यू सो मच बिलाल। मोमिन, आपका भी शुक्रिया। साकिब साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर एंड गुड लक फॉर योर मूवी एंड आई रियली होप कि आप अपनी प्रोजेक्ट्स के लिए भी इस कैपेसिटी में पाकिस्तान के लिए काम करते रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलेंगे। वेलकम बैक। और जैसे कि इस वक्त सिचुएशन है, बिजनेसेस अफेक्ट हो रहे हैं। जब बिजनेसेस अफेक्ट होंगे तो उसमें बड़ी इंडस्ट्री तो आपने खोल दी, लेकिन अब आ जाता है मामला छोटे कारोबार का, जिसमें आपके इलेक्ट्रिशियंस हैं, ट्रेडर्स हैं और दूसरे सैलून्स, मसाइल। आपका मोबाइल आप बता रही थी कि ठीक ख़राब हो गया, वो ठीक नहीं हो पा रहा, कवर टूट गया। तो ये ऑब्वियसली सिमल सारे जो बिजनेसेस एक दूसरे से लिंक करते हैं, तो अगर आप एक खोल देंगे तो दूसरा भी खोलना होगा ताकि फिर सिस्टम चले, लेकिन तरीकाकार से SOP से फॉलो करते हैं। आपने अभी ब्यूटी सैलून्स की बात की, और ब्यूटी सैलून सिर्फ एक लग्जरी नहीं है लोगों के लिए, जरूरत भी है। खवातीन का एक बड़ा तबका एम्प्लॉयमेंट के हवाले से इस इंडस्ट्री से जुड़ा है, और अगर ये इंडस्ट्री नहीं खुलेगी तो वो खवातीन ही नहीं बेरोजगार होंगी, बल्कि जैसे आपने कहा कि जरूरत भी है, तो वो जो सर्विसेज खवातीन को प्रोवाइड की जाती हैं वो भी एट हाल्ट हैं, जो अब ऑब्वियसली रिवाइव होने की जरूरत है। और ये इशू रेस किया है एक ऐसी स्टार हमारे हैं जिनका ताल्लुक ऑब्वियसली ब्यूटी सैलून इंडस्ट्री से भी है, लेकिन वो स्टार हैं। अपनी सिंगिंग के बारे में उन्होंने इतना काम किया है अपनी सिंगिंग के हवाले से कि वो बच्चे की फेवरेट भी हैं, और पूरा उनका अगर बैकग्राउंड उठा के देखें तो वो नाम रोशन किया पाकिस्तान का। मेरी भी फेवरेट हैं हदीका खयानी साहिबा, जिन्होंने वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की है कि खुदारा इस इंडस्ट्री की तरफ भी देखा जाए। सिर्फ उन्होंने अपने सैलून की बात नहीं की, ओवरऑल इंडस्ट्री की बात की, जहां पर खवातीन अब घरों में बैठी हैं और रोजगार नहीं कमा पा रही सिर्फ इस लॉकडाउन की वजह से। उनसे जानते हैं उनका विजन क्या है। इस वक्त हमारे साथ वो मौजूद हैं, हदीका खयानी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू जी। हदीका जी, जैसे कि सिचुएशन इस वक्त ये है कि तमाम लॉकडाउन की वजह से बिजनेसेस अफेक्ट हैं, उसी तरह ब्यूटी से रिलेटेड जितने भी बिजनेसेस थे, सैलून्स थे, वो भी अफेक्ट हुए। अब SOPs के बारे में बात हो रही है, आपने कोई तजावीज़ पेश की हैं वज़ीर आज़म साहब से, मुतालबा आपने किया है, वो क्या मुतालबा है? क्या SOPs फॉलो किए जा सकेंगे? कितना अफेक्ट हुआ बिजनेस और कैसे इससे निकल पाएंगे अगर लॉकडाउन को ईज डाउन किया जाता है तो? अच्छा अबू ज़र, सबसे पहले सिमल और अबू ज़र, आप लोग थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और दूसरी चीज़ ये कि मैं सबसे पहले कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं कि जो थोड़ी सी मिसकॉन्सेप्शन है कि शायद ये मैं अपनी ही सैलून के लिए कुछ ट्रीट कर रही हूँ या कोई ऐसी बात है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि मेरा अपना म्यूजिक जो है वो चल रहा है, और सैलून इज माई बिजनेस, इट इज माई पैशन एंड आई हैव बीन डूइंग इट फॉर द लास्ट 9 years। और उसमें अल्लाह का शुक्र है कि मुझे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सारा का सारा मैंने वो खुद सेट किया है। इस वक्त मैं जो आवाज़ बनना चाह रही हूँ वो पूरे पाकिस्तान की सैलून इंडस्ट्री की आवाज़ बनना चाह रही हूँ। पाकिस्तान ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक एसोसिएशन है जो कि फॉर्म हुई है लाहौर में, जो कि गवर्नमेंट से एफिलिएटेड है, और लीडिंग सैलून्स उसके मेंबर्स हैं, और इवन इंक्लूडिंग चेंबर ऑफ कॉमर्स। उनकी मैं स्पोक्स पर्सन बन के भी बात कर रही हूँ, लेकिन इस टाइम मैं सैलून इंडस्ट्री के लिए के बिहाफ पे बात करूंगी जी। तकरीबन पाकिस्तान के अंदर अगर एक रफ जराए के मुताबिक देखा जाए एस्टिमेट, तो 1 लाख सैलून पाकिस्तान में हैं। अगर आप एक सैलून के अंदर 10 एम्प्लॉइज को भी मिनिमम कर लें तो तकरीबन 10 लाख आपके एम्प्लॉइज हो जाते हैं। अब उन एम्प्लॉइज के अंदर वो छोटे बड़े सैलून हैं, उनमें स्किल्ड वर्कर्स भी हैं, उनमें वो बच्चियां भी हैं जो ट्रेनिंग भी ले रही है। बिल्कुल सही। अब इस सैलून
अब सैलून इंडस्ट्री जिसमें 10 लाख लोग हैं, उसके साथ एफिलिएटेड कौन कौन से इदारे हैं, कौन कौन सी एंटिटीज हैं। मैं आपको बिल्कुल थोड़ा आर्टिकुलेट वे में बता रही हूँ कि उसमें कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है जो कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जिसमें फैक्ट्रीज हैं, कॉस्मेटिक्स बन रही हैं और उनकी कंजम्पशन ज्यादा सैलून भी कर रहे हैं। फिर प्रोडक्ट्स हैं जिनमें स्किन आ जाती है, हेयर आ जाते हैं, उसकी भी कंजम्पशन जो है वो ज्यादा सैलून कर रहे हैं। लॉन्ड्री वाले आ जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन आ जाती है जिनमें 10 लाख एम्प्लॉइज जो हैं किस तरह आते हैं, रिक्शों पे आते हैं, टैक्सियों पे आते हैं, बसेस पे आते हैं, प्लम्बर्स हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं, ये सारे मिल मिला के छोटे बड़े सैलून, गली मोहल्ले के बड़े एलीट सैलून, ये सारे के सारे बन के तकरीबन 10 लाख टेंटेटिव। अब 10 लाख एम्प्लॉइज जो हैं, आप खुद सोचिए, 1 लाख सैलून और 10 लाख एम्प्लॉइज, क्या ये इंडस्ट्री नहीं है? इट इज एन इंडस्ट्री। और इसमें आप देखिए हदीका जी, बहुत से जो खवातीन हैं वो डेली वेजेस पर भी काम कर रही होती हैं, वो पर मंथ सैलरी पर नहीं होती, उनके रोज के रोज उनको पैसे मिलते हैं, छोटे सैलून्स में, बड़े सैलून्स में। और आपने एक बात बिल्कुल ठीक की, इट्स नॉट अ लग्जरी, ऑल्दो इट प्रोवाइड्स सर्विसेज, जो लग्जरी उसमें आ जाती है, बट इससे बहुत से शोबे लिंक्ड हैं। अब इसमें आप देखिए कि 10 लाख घरों को रोजगार फराहम हो रहा है, और अगर आप एक तरफ हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो इससे ज्यादा महफूज चादर और चार दीवारी वाली जो जगह है, जहाँ पे पेरेंट्स जो हैं अपनी बच्चियों को बहुत आराम से खुल के भेजते हैं कि वहाँ पे उनकी इज्जतें महफूज हैं, वो आराम से सैलून में काम भी कर रही हैं और अपना हुनर भी सीख रही हैं, और साथ में अपने घरों को इज्जत से पाल भी रही हैं। अब इतनी सारी बच्चियां, बच्चे जो ये काम कर रहे हैं, लड़के लड़कियां अपनी मेहनत से, उनके बारे में हमें ये सोचना है कि देखिए जो बहुत टॉप लीडिंग सैलून्स हैं वो अपने सैलून की बच्चियों को 2-3 महीने तक पाल लेंगे। उसके बाद जब ये वाली सिचुएशन भी देखनी है कि जब ये सिचुएशन पेंडेमिक की ओवर हो जाती है तो उसके बाद हमारे सैलून क्या उस तरीके से चलेंगे, नहीं चलेंगे। वी ऑल नो दैट कि यू नो द होल वर्ल्ड इज चेंज्ड। जैसे आपने जिक्र किया कि पूरी दुनिया देख रही है इस वक्त इस इशू को। अब मामला जो है वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा छोटा तो है नहीं, बहुत बड़ा मामला है, पेंडेमिक है। अब आपने जिक्र किया कि 10 लाख लोग इससे अफेक्टेड होते हैं, ऑब्वियसली होंगे, लेकिन अब मामला जहां पर कोरोना का आएगा तो उससे जिस तरह से केसेस, अभी थोड़ा सा लॉकडाउन को इजी किया था तो केसेस एकदम से ज़्यादा आगे अमवात में इजाफा हुआ। आप क्या प्रपोज करेंगी? इस्लामाबाद में एक ब्यूटी सैलून में कोरोना केस भी सामने आया था, अगर इसको ईज डाउन करते हैं तो फिर आपके पास SOP कोई है? क्योंकि ये बहुत वल्नरेबल बिजनेस है, क्योंकि लोगों का एक दूसरे से इसमें ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं रहती है, कैसे आप SOP क्या फॉलो करेंगे सर्विसेज प्रोवाइड करनी है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि देखें अगर इसको ईज डाउन किस तरह करना है। नंबर 1 चीज तो मैं एज अ पाकिस्तानी नेशनल और गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हुए मैं एक चीज ये जरूर कहूंगी कि गवर्नमेंट बहुत अच्छे इकदाम ले रही है ऑलरेडी। इमरान खान साहब को मैं बहुत दिल से तारीफ कर रही हूँ उनकी, क्योंकि ये सिचुएशन एक आसान सिचुएशन नहीं है एंड ही इज एक्चुअली शोइंग हिज लीडरशिप। बहुत क्रिटिसिज्म उनको मिल रहा है ऑपोजिशन की तरफ से भी, हर तरफ से। मेरी एक रिक्वेस्ट ये तो जरूर होगी पूरी कौम से कि इस वक्त यूनाइटेड होके साथ दें गवर्नमेंट का, बिकॉज ये अकेले इंसान का काम नहीं है, हमें कलेक्टिवली मिल के इस चीज को किसी तरह रिजॉल्व करना है। अच्छा, अब आपके सवाल का जवाब देखिए किस तरीके से। आई थिंक लॉकडाउन या तो बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से होना चाहिए ताकि इस पैंडेमिक को हम एक दफा ही थोड़ा सा सबसाइड करें। उसमें ये नहीं हो सकता कि आपने अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई है, किसी एक और ने अपनी 1.5 इंच। बिल्कुल सही। ऐसा नहीं हो सकता। एवरीथिंग नीड्स टू शट डाउन रिलीजियसली। हर चीज को शट डाउन होना चाहिए ताकि इस चीज को हम एकदम। बिल्कुल सही। लेकिन फिर आप प्रपोज क्या कर रही हैं? मतलब आप कुछ SOPs की भी बात कर रही हैं, क्या प्रपोज होगा अगर ये इंडस्ट्री खोली जाती है तो उसके SOPs क्या हो? और आपने गली मोहल्ले के सैलून्स की भी बात की, तो जो SOPs जिनमें स्पेशली हाथ धोना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल, प्रिकॉशनरी मेजर्स, क्या आप मेक श्योर कर सकती हैं कि वो ये सब कुछ फॉलो करें? जी, मैं बिल्कुल यही बात करना चाहती हूँ कि अगर आप खोलते हैं, क्योंकि ये इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो नहीं सब कुछ बंद हो सकता। टेक्सटाइल मिल्स भी खुलेंगी, फैक्ट्रीज भी खुलेंगी, सब चीजें खुलेंगी, इवेंचुअली सैलून्स भी खुलेंगे। अगर सैलून्स खुलते हैं अनकरीब तो उसके SOPs जो हैं वो ऐसे होने चाहिए कि जिसमें हेल्थ एंड हाइजीन को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाए, हिफाजती तदाबीर ली जाए, जिनमें ग्लव्स होने चाहिए, मास्क होने चाहिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल होना चाहिए, डिसइंफेक्टिंग स्प्रेज होने चाहिए,
टेम्पररी ये जो आपका टेम्परेचर का स्कैनर होता है, जो क्लाइंट आए तो सबसे पहले आप उसको स्कैन करें। स्टरलाइजर्स होने चाहिए, ऑटोक्लेव मशीन होनी चाहिए जहाँ पे सारे टूल्स लेकिन अनिका जी ये करेगा कौन? वो सैलून के मालिकान करेंगे या हुकूमत इसको फॉलो करवाएगी? क्योंकि ये तो हुकूमत की नहीं, वो सैलून जो लीडिंग सैलून्स है ना हमारे जैसे या जो बड़े सैलून्स हैं, उनके पास तो ऑलरेडी ये चीजें बहुत सारी लोगों ने ऑलरेडी तैयारी कर ली दी है। जी ठीक है, लेकिन ये तदाबीर छोटे सैलून्स के लिए भी होनी चाहिए। जबरदस्त बात की आपने कि अगर आपको इस इंडस्ट्री को रिवाइव करना है और ईज डाउन लॉकडाउन से फायदा उठाना है तो ये तमाम SOPs फॉलो करने होंगे। थैंक यू सो मच जी। करने पड़ेंगे, करने चाहिए। सबरीन एक सेकंड और एक बात और करूंगी, नंबर ऑफ क्लाइंट और किसी एरिया के अंदर अक्स कर देने चाहिए कि इससे ज्यादा क्लाइंट आप नहीं ले सकते, आप मछली बाजार नहीं बना सकते सैलून को। दूसरी चीज ये कि मैं एक चीज जाते जाते कहना चाहूंगी कि ये चीज बहुत लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होगी, तो ओनर्स को और सैलून के ओनर्स को कुछ रिलीफ चाहिए, जिनमें टैक्सेस, रेंट, बिल्डिंग के इलेक्ट्रिक बिल, बिल्कुल सही प्रोडक्ट, ये प्रॉब्लम्स भी एग्जिस्ट कर रही हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जो है वो कहाँ गवर्नमेंट देगी, लेकिन रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली सबको है। बहुत शुक्रिया अदिका खयानी साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी, अपना मुतालबा आपने बताया, तजावीज़ दी। इसको फॉलो करते हुए अगर ये काम बिजनेसेस खोले जाएं तो भी ठीक है, आवाम के लिए तो बेहतर होगा। बिल्कुल सही। इसी के साथ फटाफट से एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। और जैसे कि इस वक्त कोरोना के क्राइसिस की वजह से पूरी दुनिया कोशिश कर रही है कि वो अपना कोई ना कोई किरदार अदा करे, और उस किरदार में सबसे ज़्यादा इस वक्त जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कोई वायरस की जो वैक्सीन है वो तैयार कर ली जाए, या फिर इसका कोई अल्टरनेटिव तैयार कर ली जाए ताकि अभी जो पेंडेमिक है उसको रोकने में आसानी हो। पाकिस्तानी भी इसमें अपना किरदार बहुत अच्छे, बिल्कुल सही। दुनिया भर में जहाँ पाकिस्तानी जिस भी सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं वो कोशिश कर रहे हैं कोविड-19 के खिलाफ अपना रोल प्ले कर सकें, क्योंकि इसके हवाले से बहुत से अननोन फैक्टर्स हैं, बहुत सी रिसर्च है ऐसी जो अभी होना बाकी है। वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। एक ऐसे ही डॉक्टर हमारे साथ मौजूद है जो वैसे तो हांगकांग और स्पेन में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के साथ काम करते हैं, लेकिन आजकल पाकिस्तान में है और कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से वो पाकिस्तान में है, लेकिन ही हैज़ टू गो बैक। डॉक्टर अवैस फरीद हैं हमारे साथ, वायरोलॉजिस्ट हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ के हवाले से बहुत रिसर्च है उनके प्रोफाइल में, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब फॉर जॉइनिंग इन। यूर अ वायरोलॉजिस्ट, आप इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए बहुत काम कर रहे हैं और किया भी है आपने। कोविड-19 के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? Thank you very much for inviting me for the program. कोविड-19 के बारे में मैं आज चाहूँगा कि पाकिस्तान के लोगों को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हो कि US के बाद हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस यूरोप में स्पेन में है। एंड एज अ कंसल्टेंट इन स्पेन जो डाटा हमारे पास आता है, एवरी डे वी एनालाइज द डाटा एंड सजेस्ट टू द गवर्नमेंट के पॉलिसीज में ये चेंजेस की जाएं, ये जो नए पॉलिसीज हैं वो इंट्रोड्यूस की जाएं। तो ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है उस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे हम सजेस्ट करते हैं गवर्नमेंट को कि अभी इस एज ग्रुप में ये ट्रीटमेंट, यहाँ उनकी शिफ्टिंग की जाए, यहाँ उनको ये मेडिसिन प्रोवाइड की जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे आपने जिक्र किया है कि रिसर्च की जाती है और उसके बाद आप उनको सजेस्ट करते हैं कि क्या किया जा सकता है इम्प्रोवाइज करते हुए। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, आपने इससे पहले मर्स पर भी काम किया और आपने वैक्सीन तैयार करने में मदद दी, और आपके पास एक पेटेंट भी है मर्स को लेकर और दीगर इस तरह के वायरस जो हैं उनके लिए। अब इस पर सिचुएशन जो चल रही है, अभी क्या किया जा सकता है? कुछ इम्प्रोवाइज किया जा सकता है जो ऑलरेडी अवेलेबल वैक्सीन हैं? जी, वैक्सीन पे बहुत स्पीड से काम हो रहा है। सबसे ज्यादा मैं आपको हिस्ट्री में बताऊं कि इबोला की वैक्सीन थी जो 5 साल में मार्केट की गई, लेकिन इस टाइम ये है कि तमाम रिसर्च सेंटर्स पूरी दुनिया में कोलैबोरेट कर रहे हैं एक दूसरे से, और यहाँ पे कंपटीशन कोई नहीं है और पीपल आर शेयरिंग द इंफॉर्मेशन। हांगकांग में जो रिसर्च हो रही है, जो स्पेन में, फ्रांस में, तो डेली बेसिस पे हम वैक्सीन्स के जो रिजल्ट्स हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं ताकि कोविड-19 के
कि प्रिवेंशन के लिए एज सुन एज पॉसिबल। बिल्कुल सही, और आई थिंक ये बड़ा जरूरी भी है कि जल्द से जल्द कोई ऐसा तरीका या इलाज या वैक्सीन अवेलेबल हो ताकि इससे बचा जा सके। डॉक्टर साहब, आपने हांगकांग में भी काम किया, अभी आप स्पेन में हैं, कंसल्टेंट हैं। हेल्थ, अगर हम सिस्टम्स की बात करें तो मैं समझती हूँ पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम के साथ ज्यादती होगी, क्योंकि वाज़ेह तौर पर रिसोर्सेज की कमी तो यहाँ पर है। बट क्या आप समझते हैं कि विद द करंट सिनेरियो हमारा हेल्थ सेक्टर, हेल्थ कैपेसिटी जो है वो इस हद तक स्ट्रांग है कि मरीजों के लिए काफी होगा, या हम इस पूरी वॉर में अपना रोल अच्छे से प्ले कर सकेंगे अपने इन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ? देखिए, पूरी दुनिया ये प्रॉब्लम फेस कर रही है कि उनके पास हेल्थ इक्विपमेंट्स इनसफिशिएंट है। जैसे मैं फिर कोट करूं स्पेन को, तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर वाज हाईली इक्विप्ड, लेकिन आईसीयू बेस्ड वेंटिलेटर्स हैं या स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट्स हैं, उनकी कमी थी। इसके अगेंस्ट जर्मनी वाज रेडी, तो इसलिए वहाँ पे जर्मनी में केसेस कम हुए, स्पेन में ज्यादा हुए। इन कंपैरिजन पाकिस्तान में करंटली दे हैव फोकस्ड के इस तरह की पैंडेमिक में, आउटब्रेक में हमें बहुत क्विकली इक्विप्ड होना पड़ेगा इस स्पेशलाइज्ड इशू को लेते हुए। तो जो वेंटिलेटर्स है, आई एम लुकिंग इन द मीडिया एंड आई एम इन कांटेक्ट विद द कंसल्टेंट्स, दे आर मेकिंग हाई नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स। डॉक्टर साहब, हम कब तक एक्सपेक्ट करें, जैसे आप बता रहे हैं कि काम हो रहा है, पाकिस्तान में भी काम हो रहा है, पूरी दुनिया में काम हो रहा है, कब तक एक्सपेक्ट करें कुछ इसमें से हम बाहर निकल आएंगे, वबा से वैक्सीन के तैयार होने की कोई उम्मीद है, कोई आइडिया होगा? जी, वैक्सीन पे डेट इस पे नहीं कही जा सकती कि कब तक होगी, बट इट वुड बी द फास्टेस्ट वैक्सीन इन द वर्ल्ड, क्योंकि सेकंड फेज में क्लिनिकल ट्रायल्स एंटर हो चुके हैं। तो एक थर्ड फेज रह गई है जिसमें ह्यूमंस के ऊपर इसके फिर फर्दर टेस्ट करेंगे, और वी आर एक्सपेक्टिंग के विद इन 6 months to 1 year we will have a vaccine against COVID-19. 6 months to 1 year, that's itself is a long time, although it's the speediest work, but उसमें भी बड़ा टाइम है। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग विद अस, एंड आई रियली होप आप अपनी कंसल्टेंसी हेल्थ सेक्टर को देते रहें, दुनिया में कहीं पर भी काम कर रहे हैं। और जाते जाते आज चूंकि वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जा रहा है, 50th एनिवर्सरी है, और इसका मकसद होता है क्लाइमेट को आप प्रमोट, इसको बेहतर करें, इसको कंट्रोल करें, इसको बेहतर करें, तो अर्थ के लिए उसकी बेहतरी के लिए वैसे ही एक ब्रेक मिल गई है कोविड-19 के हवाले से। एनीवेज जी, आपसे इजाजत चाहेंगे, इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।